everyone, myself कीर्ति, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फाइनल ईयर। तो आज की ये प्रेजेंटेशन वीडियो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक पर। तो हम देखेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, हम किस तरीके से इसको काउंटर करते हैं या क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, वो हम थोड़ा बेसिक से आज पढ़ेंगे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे कि एन, एम और आर, इसमें 3 टर्म्स का यूज़ किया गया है। एन का मतलब होता है न्यूक्लियस, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और आर का मतलब होता है रेजोनेंस। तो इनको हम इंडिविजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, या और भी हमारा कोई भी कंपाउंड हो गया। तो जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका एक सेंटर पार्ट होता है। जितने भी हमारे एटम्स होते हैं उनका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं। यह बात सबको पता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें वो स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम स्पेक्ट्रा का यूज़ करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सब हैं उसमें अगर हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले एनएमआर को स्टडी करने के लिए जो न्यूक्लियस है वो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब होता है वो न्यूक्लियस जिसके पास नॉन जीरो स्पिन की वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, या इवन फ्रैक्शंस में हो, 1/2 हो, 3/2 हो, कोई भी वैल्यू हो, वो न्यूक्लियस जिसकी जो स्पिन एक्टिव की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसमें हम एनएमआर स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम बेसिकली 1H1 एटम के लिए स्टडी करेंगे। तो 1H1 के लिए जो हमारा स्पिन होता है वो कितना होता है, हमारी +½ उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। तो अब जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी की जो स्पिन की वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, कुछ एक की ज़ीरो भी होती है। तो अब किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू ज़ीरो होती है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कुछ एक रूल से। रूल्स तो हम नहीं बोलेंगे, बट हम कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं कि कुछ एक पॉइंट से हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, उसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर जो हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और जो हमारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, अगर वो दोनों के दोनों इवन है तो जो न्यूक्लियस है उसकी कोई स्पिन नहीं होगी। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गया, हमारा C612 हो गया, 8O16 हो गया, या 16S32 हो गया। ये हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, उन एटम्स के जिनकी कोई स्पिन नहीं होती। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ओड आता है हमारा, तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी हाफ इंटीजर स्पिन की वैल्यू होगी, यानी कि 1/2, 3/2 ऐसे करके उनकी कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसके एग्जांपल जिनकी वैल्यू 1/2 होती है उनके क्या एग्जांपल हैं, 1H1 हो गया, 1H3 हो गया, एंड सो ऑन। 3/2 जो है उनकी क्या है, 5B11 हो गया, 35BR79 हो गया, एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिल जाते हैं। सिमिलरली 5/2 के एग्जांपल्स हैं ये। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दोनों के दोनों ओड हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, हमने इंडिविजुअली देखा, और वो दोनों अगर ओड हैं तो जो न्यूक्लियस है उसकी एक इंटीजर स्पिन वैल्यू होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिन एक्टिव है या किसका न्यूक्लियस जो है वो स्पिन इनएक्टिव है। तो अब इन से पता लगाने के बाद जिनका जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्पिन एक्टिव होगा, यानी कि जिसकी नॉन जीरो स्पिन होगी, उसी कंपाउंड में हम एनएमआर को स्टडी कर सकते हैं। अब हमने कोई भी कंपाउंड लिया था, उसका हमने पता लगा लिया कि वो नॉन जीरो स्पिन वैल्यू दे रहा है या ज़ीरो स्पिन वैल्यू दे रहा है। तो जो हमारा 1H1 एटम है उसकी जो स्पिन की वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो +½ होती है, तो वो नॉन ज़ीरो हो गई। तो हम 1H1 एटम में एनएमआर की स्टडी अब तक की कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रही है, तो अब तक हम कर सकते हैं। अब न्यूक्लियस की ये सारी चीज़ें होगी, वो नॉन ज़ीरो स्पिन मिल गया, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था उसको हम डालेंगे सैम्पल ट्यूब में। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने सैम्पल ट्यूब में डाल दिया और उस सैम्पल ट्यूब को हम रखेंगे 2 मैग्नेट्स के बीच में। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट फिर आ जाता है जो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने में।
अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैंपल ट्यूब में डालेंगे और जो सैंपल ट्यूब है उसको हम दो मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे और जो हमारी दोनों मैग्नेट्स है उनका जो इनर सरफेस है वो कनकेव होना चाहिए ताकि जो हम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करेंगे वो यूनिफॉर्मली कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मस्ट बी यूनिफॉर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इनर सरफेसेस ऑफ बोथ द मैग्नेट्स आर कनकेव इन नेचर। तो अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या हो सकता है कि हमने जो सैंपल ट्यूब है उसको दो मैग्नेट्स के बीच में रखा है तो ये जो कंपाउंड है ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, और अगर हम ये दोनों मैग्नेट्स को यहाँ से हटा देते हैं तो ये कंपाउंड जो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब दोनों केसेस में कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, अब हम देखते हैं वो। तो जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई था, अगर उसको हम एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ये हमारे मान लो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट थे। तो ये वाली हमारी एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे हमने एनर्जी को डिनोट किया। तो इनकी एनर्जी स्टेट तो फिर भी सेम रहेगी बट इनकी जो ओरिएंटेशंस हैं वो हो जाएंगी डिफरेंट। इनकी ओरिएंटेशन हो जाती है डिफरेंट अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं तो। इफ़ न्यूक्लियाई इज़ प्रेजेंट इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन दे माइट हैव सेम एनर्जी बट देयर ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट। पहला केस तो हो गया ये। दूसरा केस क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियाई को रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये दोनों मैग्नेट्स हैं, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करेंगी। तो उसमें फिर ये जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कैसे बिहेव करेगा। व्हेन अ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इज़ प्लेस्ड विद इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये अगेन हमने एनर्जी ले ली, ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। तो यहाँ तक तो मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो उनकी जो ओरिएंटेशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया अप्लाई, तो जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई था वो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। अब वो कितनी स्टेट्स में स्प्लिट होगा या कितने में नहीं होगा उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट आता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हमने 1H1 लिया था, उसकी जो स्पिन की वैल्यू थी वो +½ थी, तो +½ थी। तो अब वो कितनी स्टेट्स में स्प्लिट होगा उसके लिए फॉर्मूला आता है 2l+1। इसकी जैसे स्पिन की वैल्यू ½ थी तो उस ½ को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है 2, यानी कि वो 2 स्टेट्स में स्प्लिट होगा। एक स्टेट होगी ये, एक स्टेट हो जाती है ये। इस वाली को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और अल्फा स्पिन स्टेट भी बोल देते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट यानी कि बीटा स्पिन स्टेट भी हम बोल देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट जो एटम्स होते हैं उनकी डिफरेंट एल की वैल्यूज़ होएगी और फिर उनकी जो स्प्लिटिंग स्टेट्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगी जो कि एटम टू एटम वेरी कर जाती हैं। और कितनी स्प्लिट स्टेट होगी उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है 2l+1 ओरिएंटेशन। एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू पॉसिबल ओरिएंटेशन दैट इज़ अ न्यूक्लियस विद स्पिन ½ विल हैव 2 ओरिएंटेशंस और 2 स्पिन स्टेट्स दैट इज़ लो एनर्जी जो होती है हमारी +½ की और हाई एनर्जी हमारी हो जाती है -½ की। तो ये यहाँ पे ये हमारा डायग्राम था जिसमें कि स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट्स दिखाई गई है फॉर 1H1 एटम। तो ये हमारी NMR में अब तक 2 कंडीशंस होगी। पहला तो जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई था हमने वो चेक कर लिया कि कौन सा स्पिन एक्टिव है और कौन सा नहीं है, और जो फिर स्पिन एक्टिव था उसको हमने सैंपल ट्यूब में डाल लिया और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया। वो जो है डिफरेंट स्टेट्स में ब्रेक डाउन होगी। अब ये जो ब्रेक डाउन हुई, एक हमारी होती है ग्राउंड स्टेट और एक हमारी होती है एक्साइटेड स्टेट। तो इनके बीच में एक एनर्जी गैप भी होता है जिसको हम ΔE से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारी होती है ΔE = μH0। यहाँ पे जो H0 है वो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो हमारा एनर्जी गैप होता है बिटवीन 2 एनर्जी स्टेट्स, ये वाला जो हमने अभी बताया था, वो डिपेंड करता है अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वो एनर्जी गैप कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करी थी उसकी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ΔE = 2 μH0। तो इस तरीके से हम जो हमारा एनर्जी गैप होता है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन होता है हमारा लो एनर्जी स्टेट में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है। तो जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है हमारा ग्राउंड स्टेट में वो ज़्यादा है अगर हम एक्साइटेड स्टेट से कंपेयर करते हैं। तो अब ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो लो एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाई एनर्जी स्टेट। अब यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि ये जो हमारी पॉपुलेशंस हैं ये ट्राई तो करेंगे ना कि हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही वाला आ जाता है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, कि जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस था वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता था कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सके।
तो फिर क्या होता है, द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कब? अब यूँ नहीं है कि वो एनर्जी को भी कोई भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशंस तो क्या होती है, वही कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए। दूसरा, जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरा, सोर्स होना चाहिए आरएफ रेडिएशन का। आरएफ रेडिएशन क्या होती है, हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। तो इसका जो रफ डायग्राम है वो कुछ ऐसे होता है कि ये हमारी सैम्पल ट्यूब होती है, ये दो मैग्नेट्स होती हैं, ये फर्दर कनेक्ट होती है आरएफ रेडिएशन के सोर्स से, यानी कि जो आरएफ रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उस सोर्स से कनेक्ट होती है, और ये फिर फर्दर हमारा स्क्रीन से कनेक्टेड होता है ना। तो मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ आरएफ रेडिएशंस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें स्लाइटली मैक्सिमम मोर न्यूक्लियाई देन द हायर लेवल, यानी कि जो हमारा लो एनर्जी वाला स्प्लिट हुआ था वहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द हायर एनर्जी सिस्टम। तो ये चारों कंडीशन जब कोई चीज़ फुलफिल करेगी तो वो एनर्जी को करेगी एब्जॉर्ब, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव हो जाएगी। तो अब जब कोई भी चीज़ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो हम उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, takes place by absorption of RF radiations when there is a correspondence in between the frequency of incoming RF signal and that of the medium in presence of applied magnetic field is called resonance। तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो अब ये सारा काम होने के बाद, और ये जो हमारी चीज़ है ये पूरी की पूरी क्या भी है, प्रिंसिपल भी है NMR का। इसको हम ऐसा प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और ऐसा रेजोनेंस भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो अब ये जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब रेजोनेंस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो रेजोनेंस होने के बाद जो हमने यहाँ पे स्क्रीन लगाई थी वहाँ पे हमें सिग्नल ऑब्टेन हो जाएगा, और उस सिग्नल की वजह से हम फर्दर कंपाउंड की स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे सिग्नल्स ले सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बेसिक था कि NMR वर्क कैसे करती है, किस कंपाउंड के लिए वर्क करती है, या कैसे क्या होता है। So this is all for today's video. Thank you all.